नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रही है, ठीक है? कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है और आज है 30 दिसंबर। क्या है? 30 दिसंबर, ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कांस्टेबल की 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है? जितने भी प्रश्न हमें प्राप्त हो चुके हैं वो सारे प्रश्न हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये प्रश्न जो होंगे, ये प्रश्न होंगे आपके जीके, जीके, जीएस, जीके और जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर, ठीक है? जीके, जीएस, करंट अफेयर और ये कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे। तो इस क्लास को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले यदि आप लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो लोग ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, ठीक है? टेलीग्राम चैनल पर जो है आपको क्लास की नोट्स और पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन किस प्रकार का 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है? फर्स्ट शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? राइजिंग ग्लोबल समिट का आयोजन 2025 में जो है किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन दिए हुए थे चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल या फिर गुवाहाटी। तो राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन जो है वो हैदराबाद में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? हैदराबाद में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हैदराबाद। इसके फैक्ट देख लेते हैं कि राइजिंग ग्लोबल समिट एक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर निवेश का सम्मेलन है। क्या है? सम्मेलन है। और जिसका मकसद क्या है? इसका मकसद जो है भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। क्या करना है? विदेशी निवेशों को आकर्षित करना है। और 2025 में इस समिट की मेजबानी जो है किसने की थी? वो की थी तेलंगाना सरकार ने। किसने? तेलंगाना सरकार ने की थी। और तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, जो है देश की प्रमुख आईटी फार्मा है। क्या है? आईटी फार्मा कौन है? हैदराबाद। और इस क्या माना जाता है? आईटी हब का स्टार्टअप माना जाता है। और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं? यहाँ पर आईटी हब की जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं, ठीक है? इसी कारण जो है बड़े वैश्विक कार्यक्रमों के लिए यह उपयुक्त शहर है। और इसी कारण जो है राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है, ठीक है? अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता? 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में आईएसएसएफ विश्व कप का फाइनल जो है 2025 में हुआ था, तो उसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? Who won the gold medal in the women's 25 meter pistol event at ISSF World Final 2025? यानी कि वर्ल्ड कप जो था उसके फाइनल में 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता, ये पूछ रहा है। ऑप्शन थे मनु भास्कर, हीना सिंधु और सिमरनप्रीत कौर और अनुप्रिया गोस्वामी। तो 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 का स्वर्ण पदक जो है वो किसने जीता था? वो जीता था सिमरनप्रीत कौर ने, ठीक है? सिमरनप्रीत कौर ने जीता था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, सिमरनप्रीत कौर और ब्राण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। इसका डिटेल्स क्वेश्चन देख लेते हैं कि आईएसएसएफ विश्व कप का फाइनल जो है शूटिंग खेलों के सबसे
एक प्रतिष्ठित क्या है प्रतियोगिता है। और महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में भारत की सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने शानदार जो है प्रदर्शन किया। क्या किया? शानदार प्रदर्शन किया। और उन्होंने फाइनल मुकाबले में जो अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक जीत लिया है। और यह जीत जो है भारत की महिला शूटिंग की एक मजबूती को क्या है दर्शाता है, मजबूती को दर्शाता है, मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह उपलब्धि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एन ई पी 2000 में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो एनपीपी 2000 में जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य जो है 2045 रखा गया। ऑप्शन नंबर सी के 2045 रखा गया है। और इसके फायदे लेते हैं कि एनपीपी 2000 भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है। और इसे वर्ष 2000 में लागू किया गया। कब लागू किया? 2000 में लागू किया गया। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? 2045 क्या है? 2045 है। और कुल प्रजनन दर क्या है? 2.1 लाना। क्या है? 2.1 लाना है। और मृत्यु दर घटाने पर क्या जोर दिया गया है? मृत्यु दर घटाने पर जोर दिया गया है। शिशु मृत्यु दर कम करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है। और परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है। महिला सशक्तिकरण नीति का हिस्सा था और सतत विकास इसका आधार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था, यदि कोई यूजर अपने डॉक्यूमेंट को बार बार सेव करना चाहता है, कोई यूजर अपने डॉक्यूमेंट को बार बार सेव करना चाहता है ताकि अचानक सिस्टम बंद होने पर डेटा ना खोए, तो उसे कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग करना चाहिए? विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट फ्रिक्वेंटली, मतलब तुरंत, जैसे कि बत्ती लाइट चली जाए तो उसका डेटा मतलब अचानक से ना गायब हो, तो कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस ए। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एस। ठीक है। कंट्रोल प्लस एस को बार बार दबाने से जो सेव होता रहता है, डेटा सेव होता रहता है। ठीक है। तो कंट्रोल प्लस एस वर्तमान फाइल को सेव करता है और यह डेटा लॉस से बचाता है, डेटा लॉस से बचाता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में समान है। वर्ड में भी, एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी सभी में समान है। और बार बार सेव करना बेस्ट प्रैक्टिस है। और ऑटो सेव फीचर भी इस कमांड से जुड़ा होता है। ठीक है। ऑटो सेव फीचर भी इस कमांड से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन की नागालैंड में कौन सा मिशन जल निकायों के पुनर्जीवन से संबंधित है? नागालैंड में कौन सा मिशन जल निकायों के पुनर्जीवन से संबंधित है? विच मिशन वाज लॉन्च इज इन नागालैंड फॉर पुनर्जीवन संबंधी, यानी कि रिजुवेनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। मिशन जल जीवन, मिशन वाटर शेड पुनर्स्थापन, या मिशन अमृत सरोवर, या मिशन हरित जल। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो नागालैंड में जो है, नागालैंड क्या है? एक पहाड़ी राज्य है। यहाँ जल स्रोत का संरक्षण बहुत जरूरी है। क्या है? जहाँ जल स्रोतों का संरक्षण बहुत जरूरी है। इसी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने मिशन वाटर शेड पुनर्स्थापन की शुरुआत की है। इस मिशन का उद्देश्य पुराने जल निकायों को पुनर्जीवित करना है। क्या करना है? पुनर्जीवित करना है और जल संचयन को बढ़ावा देना है। इससे खेती, पेयजल और पर्यावरण संतुलन में सुधार हुआ। यह मिशन जो सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। क्या माना जाता है? महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मिशन वाटर शेड पुनर्स्थापन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य जो है 100% मतदाताओं सूची की का डिजिटलीकरण करने वाला पहला राज्य बना? कौन सा राज्य जो है 100% मतदाता सूचियों का डिजिटलीकरण करने वाला
पहला राज्य बना। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू डिजिटलाइज 100% वोटर लिस्ट अंडर SISR। करंट का क्वेश्चन है गुजरात, राजस्थान, केरला या कर्नाटका, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो SISR के तहत मतदाता सूचियों को अपडेट और डिजिटल किया जाता है। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने अपनी पूरी मतदाता सूची को जो है 100% मतलब 100% डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है। इससे चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनी है। फर्जी और दोहरे मतदाताओं की पहचान आसान हुई है। फर्जी और दोहरे मतदाताओं की पहचान जो है आसान हुई है। यह कदम डिजिटल इंडिया और चुनाव सुधार की दिशा में अहम कदम माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है कि नर्सिंग समिति किससे संबंधित है। नर्सिंग कमेटी वाज रिलेटेड टू विच सेक्टर। नर्सिंग समिति किससे संबंधित, शिक्षा, बैंकिंग, कृषि या चुनाव। नर्सिंग समिति जो है बैंकिंग से संबंधित है और इसका गठन जो है 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। और अध्यक्ष इसके कौन थे, इसके अध्यक्ष थे एम नरसिम्हन थे। ठीक है, और सार्वजनिक बैंकों के सुधार की सिफारिश की गई और MPA कम करने पर जोर दिया गया और पूंजी पर्याप्तता पर बल दिया गया। RBI की भूमिका स्पष्ट की गई। वित्तीय क्षेत्रों को मजबूत करना उद्देश्य था और 1988 में दूसरी समिति बनी। आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बैंकिंग। अगला क्वेश्चन है कि आदित्य L1 मिशन किस वोल्ट पर कार्य करता है। आदित्य L1 मिशन किस वोल्टेज पर कार्य करता है। 28 वोल्ट, 42 वोल्ट, 50 वोल्ट या फिर 100 वोल्ट। तो आदित्य L1 जो है वो 42 वोल्ट पर काम करता है। किस पर, 42 वोल्ट पर काम करता है। यह इसरो का सौर मिशन है। इसका उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। इसे L1 लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित किया गया और उपग्रह का पावर सिस्टम 42 वोल्ट का काम करता है जिससे वैज्ञानिक उपकरण संचालित होते हैं। ऊर्जा सोलर पैनल से मिलती है। यह भारत का पहला मिशन है। 2023 में प्रक्षेपण किया गया और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करता है। भारत की आंतरिक क्षमता को ये दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि साइबर सुरक्षा को मजबूत करने हेतु कौन सी दो संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साइबर सुरक्षा को मजबूत करने हेतु कौन सी दो संस्थाओं ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विच टू इंस्टीट्यूट साइन एन MOU टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी। DRDO, IIT मद्रास, MSMDC, NASSCOM, IISc और CERT-IN या इसरो। तो तेजी से बढ़ते हुए डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा अहम हो गई है। इसी उद्देश्य से जो है NSMDC और IIT कानपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस MOU के तहत साइबर सुरक्षा से जुड़े कौशल विकास, रिसर्च और ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया गया और इससे कुशल साइबर विशेषज्ञ तैयार होंगे। यह पहल डिजिटल खतरों से निपटने में भारत की क्षमता को मजबूत करेगी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट है, NSMDC IIT कानपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि EPS 95 के तहत कर्मचारियों के कितने बच्चों को और किस आयु तक पेंशन मिलती है। अंडर EPS 95 पेंशन इज गिवन टू हाउ मैनी चिल्ड्रेन एंड अप टू व्हाट एज। एक बच्चा 18 वर्ष, 2 बच्चे 25 वर्ष, 2 बच्चे 18 वर्ष, 3 बच्चे 21 वर्ष से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका जो सही जवाब है वो 2 बच्चे 18 वर्ष। ठीक है,
EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना है। इसे EPFO संचालित करता है। कौन संचालित करता है? EPFO संचालित करता है। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू है। कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार को पेंशन मिलती है। क्या मिलती है? परिवार को पेंशन मिलती है। अधिकतम 2 बच्चों को लाभ दिया जाता है। कितने बच्चों को? अधिकतम जो है 2 बच्चों को लाभ दिया जाता है। 18 वर्ष की आयु तक पेंशन मिलती है। कितनी आयु तक? 18 वर्ष तक की आयु तक पेंशन मिलती है। अनाथ बच्चों के लिए विशेष नियम है। इसके लिए अनाथ बच्चों के लिए यह विशेष नियम है। विधवा पेंशन का भी प्रावधान है। किसका? विधवा पेंशन का भी प्रावधान है। सामाजिक सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है। सेवानिवृत्ति के बाद अधिक सहारा देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, 2 बच्चे और 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग फॉल्स इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? कृष्णा, कावेरी, सारावती या गोदावरी? तो ये जो है सारावती पर है। जोग जलप्रपात कर्नाटक में है और सारावती नदी पर स्थित है। भारत के ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। मानसून में भव्य रूप लेता है और पर्यटक स्थल है। जल विद्युत परियोजना पास में है। पश्चिम घाट में स्थित है। प्राकृतिक सौंदर्य प्रसिद्ध हैं और 4 धाराओं में गिरता है। कर्नाटक की पहचान है। अगला क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, सारावती। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण ठुमरी किस शास्त्रीय नृत्य का दूसरा नाम है? ठुमरी इज एसोसिएटेड विथ विच क्लासिकल डांस? कथक, भरतनाट्यम, ओडिशा या मणिपुरी? तो ये जो है कथक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कथक। ठुमरी भाव प्रधान शैली है। कथक में प्रयुक्त होती है। प्रेम और श्रृंगार भाव दर्शाती है और उत्तर भारत से जुड़ी है। गायन और नृत्य साथ होते हैं। लय और भाव का संतुलन है। मुगल काल में लोकप्रिय हुई है और शास्त्रीय परंपराओं का हिस्सा है और अभिव्यक्ति पर जोर है और दर्शकों से जुड़ाव बनाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, कथक। अगला क्वेश्चन है कि स्वदेश विश्व कप की मेजबानी भारत कितनी बार लगातार कर रहा है? हाउ मैनी consecutive times in India hosting the स्वदेश वर्ल्ड कप? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार? तो स्वदेशी विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर खेल प्रतियोगिता है जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। यह आयोजन भारत की खेल क्षमताओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को दर्शाता है। लगातार तीसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी जो है भारत को सौंपी गई है। इससे यह साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थाएं भारत पर भरोसा कर रही हैं। लगातार आयोजन से खिलाड़ियों को घरेलू स्तर पर अनुभव मिलता है और खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, तीसरी बार। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी यूजर को पहले से बनी हुई फाइल को कीबोर्ड की सहायता से खोलना हो तो कौन सी शॉर्ट की चाहिए होगी? विच शॉर्ट की ऑप्शन एन एग्जिस्टिंग फाइल? Ctrl+N, Ctrl+S, Ctrl+O या Ctrl+F? तो Ctrl+O का उपयोग किया जाता है ओपन करने के लिए। ठीक, Ctrl+O ओपनिंग डायलॉग बॉक्स खोलता है। इससे पहले से सेव फाइल चुनी जाती है। यह लगभग सभी एप्लीकेशनों में काम करता है और माउस के बिना फाइल एक्सेस संभव है और एग्जाम में इस ऑप्शन फाइल शॉर्टकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्जाम में से ओपन फाइल शॉर्टकट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, Ctrl+O। अगला क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 विश्व कप चैंपियनशिप 2025 में अपनी पहली जीत किसने दर्ज की? Who achieved their first Formula 1 World Championship win in 2025? लुइस हैमिल्टन, लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्स्टपेन या चार्ल्स लेकर्क?
तो फार्मूला वन मोटर रेसिंग की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिता मानी जाती है। वर्ष 2025 की विश्व चैंपियनशिप में लैंडो नरिस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार खिताब अपने नाम किया। इससे पहले वे कई बार पोडियम तक पहुंचे थे, लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। यह जीत उनके करियर का बड़ा मोड़ मानी जाती है। ठीक है, बड़ा मोड़ मानी जा रही है। साथ ही यह युवा ड्राइवरों के उभरते प्रभुत्व को भी दर्शाती है। ठीक है, इसलिए सही उत्तर कौन सा है? लैंडो नैरिस। लैंडो नैरिस इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र लोक न्यायिक अधिनियम में संशोधन हेतु किसने विधेयक पेश किया? महाराष्ट्र लोक न्याय अधिनियम में संशोधन हेतु किसने विधेयक पेश किया? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय? तो महाराष्ट्र लोक न्याय अधिनियम राज्य में ट्रस्टों के संचालन से संबंधित कानून है। समय के साथ इसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई। इसी कारण इस अधिनियम में जो है संशोधन के लिए विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। राज्य सरकार को ही कानूनों में संशोधन का अधिकार होता है, इसलिए सही उत्तर जो है राज्य सरकार है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में गुवाहाटी मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हु वन द मेन सिंगल टाइटल एस द 2025 गुवाहाटी मास्टर्स? लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और शंकर सारस्ट या प्रणय कुमार? 2025 गुवाहाटी मास्टर में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो गुवाहाटी मास्टर एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। वर्ष 2025 में इसका आयोजन इस प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। ठीक है, 2025 में आयोजित प्रतियोगिता में पुरुष एकल वर्ग में बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिला। फाइनल मुकाबले में जो है शंकर सारस्ट ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराकर खिताब जीता। ठीक है, यह जीत उनके करियर के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही है, शंकर सारस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, शंकर सारस्ट। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2025 कब शुरू हुआ और कितने नोडल केंद्र हैं? 7 दिसंबर 40 केंद्र, 8 दिसंबर 60 केंद्र, 9 दिसंबर 55 केंद्र, 8 दिसंबर 50 केंद्र। तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन छात्रों में नवाचार और समस्या समाधान क्षमता को बढ़ावा देने वाली पहल है। 2025 में इसका शुभारंभ 8 दिसंबर को किया गया। यह आयोजन देश भर में एक साथ कई संस्थाओं पर हुआ। कुल 60 नोडल केंद्रों पर प्रतियोगिता आयोजित की गई। इससे बड़ी संख्या में छात्रों को भाग लेने का अवसर मिला। यह डिजिटल और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कार्यक्रम है, इसलिए सही उत्तर है 8 दिसंबर 60 केंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, 8 दिसंबर 60 केंद्र। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? हैदराबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? कृष्णा, गोदावरी, मूसी, पेनार? तो हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मूसी नदी। मूसी नदी हैदराबाद से होकर बहती है। यह कृष्णा नदी की सहायक है। हैदराबाद का पुराना शहर यहीं बसा है और ऐतिहासिक पुल इसी नदी पर बने हैं। यह शहर की जल निकासी में सहायक रही है। औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित हुई है। किससे प्रभावित हुई है? औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित हुई है। नदी के पुनर्जीवन के प्रयास हुए हैं। किसके प्रयास हुए? नदी के पुनर्जीवन के प्रयास हुए हैं। तेलंगाना की प्रमुख नदियां हैं और शहरी विकास से जुड़ी हैं, ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। अगला क्वेश्चन है, नरसिंह समिति किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो नर्सिंग समिति जो है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, इससे बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। नर्सिंग समिति 1991 में समिति गठित हुई। इसके अध्यक्ष एम नरसिम्हन थे। यह बैंकिंग सुधारों पर आधारित थी और एनपीए घटाने की सिफारिश की गई। पूंजी पर्याप्त पर जोर दिया गया और सार्वजनिक बैंकों के सुधार हुए और आरबीआई की भूमिका मजबूत की गई और निजी बैंकों को बढ़ावा मिला। वित्तीय क्षेत्र को मजबूत हुई और आर्थिक सुधारों की नींव बनी। अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन किस बिंदु पर स्थापित है? आदित्य L1 मिशन किस बिंदु पर स्थापित है? आदित्य L1 मिशन इज प्लेस एट विच पॉइंट? तो ये जो स्थापित है L1 पर है। आदित्य L1 इसरो का सौर मिशन क्या है? सौर मिशन है। यह सूर्य का अध्ययन करता है। L1 लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित है और यह पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है। किस पर? पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित है और यहाँ से सूर्य निरंतर दिखाई देता है। क्या देता है? सूर्य निरंतर दिखाई देता है। आंतरिक मौसम का अध्ययन होता है। क्या होता है? आंतरिक मौसम का अध्ययन होता है और सौर पवन पर शोध किया जाता है। और भारत का पहला सौर मिशन क्या है? भारत का पहला सौर मिशन है। 2023 में से प्रक्षेपित किया गया और वैज्ञानिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि EPS 95 योजना किस संस्था द्वारा संचालित है? EPS 95 इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? RBI, सेबी, EPFO या नीति आयोग? तो EPS जो है वो जो है ये जो है EPFO द्वारा संचालित है। EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना है या EPFO द्वारा संचालित होती है और यह संगठित क्षेत्र पर लागू है। कर्मचारी और नियोक्ता योगदान करते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन मिलती है और मृत्यु पर परिवार को लाभ मिलता है। 2 बच्चों को पेंशन मिलती है। 18 वर्षों तक लाभ मिलता है। सामाजिक सुरक्षा उद्देश्य है और कर्मचारियों के लिए सहारा है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा घटक शामिल नहीं है? विच कंपोनेंट इज नॉट इंक्लूड इन HDI? शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, मुद्रास्फीति। मानव विकास सूचकांक में कौन सा घटक शामिल नहीं है? मुद्रास्फीति। तो HDI UNDP द्वारा जारी किया जाता है। यह देशों के विकास स्थिति बताता है और 3 घटक इसमें शामिल होते हैं। स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा से मापा जाता है। शिक्षा साक्षरता से जुड़ी है। आय प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होती है। मुद्रास्फीति आर्थिक सूचक है और HDI का हिस्सा नहीं होती है। भारत मध्यम श्रेणी में आता है। कैसे होता है? भारत जो मध्यम श्रेणी में आता है और नीतियों से सुधार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि दुर्गा भाभी का प्रभाव किन क्रांतिकारियों पर पड़ा? दुर्गा भाभी का प्रभाव किन क्रांतिकारियों पर पड़ा? भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर राम प्रसाद बिस्मिल या लाला लाजपत राय? तो भगत सिंह और राजगुरु पर पड़ा है। दुर्गा भाभी का असली नाम दुर्गावती देवी था। वे हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ी थी। उन्होंने भगत सिंह की मदद की। किसकी मदद की? भगत सिंह की मदद की। लाहौर से भगत सिंह को भगाने में सहयोग किया। उन्होंने भेष बदलकर सहायता की। राजगुरु के साथ भी कार्य किया। वे सहयोगी क्रांतिकारी महिला थी। अंग्रेज सरकार से नहीं डरी। किससे नहीं डरी? अंग्रेज सरकार से नहीं डरी और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु का कौन सा नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत और दीपावली से जुड़ा है? विच डांस ऑफ तमिलनाडु रिप्रेजेंटेंट्स विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल एंड इज लिंक्ड विच दिवाली? भारतनाट्यम, करगट्टम, कुम्मी, कावड़ियाट्टम? तो करगट्टम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। यह देवी पूजा से जुड़ा है। इसमें सिर पर कलश रखा जाता है। यह शक्ति और आस्था दर्शाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दीपावली और त्योहारों में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है। संतुलन और कौशल जरूरी होता है। संगीतों के साथ प्रस्तुत किया जाता है और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना,
चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जो है आपको PDF और नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।